जिस चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चों के मन में हो जाता है भय, वो चैप्टर आ गया है। तो दोस्तों, चैन से सोने के लिए जाग जाइए। हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर संजोग अच्छा रहा तो पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। लंबी सी प्लेलिस्ट बनेगी, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, इतने भी छोटे नहीं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं हर एक पर्सपेक्टिव से। मेन हमारा फोकस रहने वाला है जेई। उसके अंदर जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स, सारे के सारे बोर्ड, सारे कंपिटेटिव एग्जाम, सब कुछ कवर हो जाने वाला सिलेबस। चलिए, हम ज्यादा पढ़ेंगे, कम नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यार, कोई भी चीज जो है, सबसे पहले कोई भी चीज जो है, मान लीजिए इसका अगर मुझे रिएक्शन कराना है, तो अगर कोई बॉन्ड टूटे ही नहीं या फिर कोई बॉन्ड जुड़े ही नहीं, क्या मैंने बोला, अगर इनमें से कोई बॉन्ड टूटे ही नहीं और कोई बॉन्ड जुड़े ही नहीं, तो क्या कोई रिएक्शन होगा? अगर कोई एक रिएक्शन कराना है, उस रिएक्शन में कोई बॉन्ड टूटे ही नहीं और कोई बॉन्ड जुड़े ही नहीं, तो आप बोलेंगे भैया रिएक्शन करा क्यों रहे हो? जाहिर सी बात है, बेसिक सी बात है, अगर किसी भी रिएक्शन को हमें कराना है तो उसमें बॉन्ड या तो टूटता है या तो बॉन्ड टूटता है, जिसे हम बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं, या तो बॉन्ड बनता है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, अरे सबसे पहले एक सेकंड, हाँ क्या बात है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, अरे बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना। बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं, बॉन्ड फिशन भी बोलते हैं, बॉन्ड फिशन भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है, नाम आपको पता रहने चाहिए, ध्यान देना, एकदम बढ़िया से बात करने वाले। मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है, ए और बी एटम के बीच में एक बॉन्ड है। कोई भी बॉन्ड टूटने के दो प्रकार होते हैं, दो तरीकों से कोई भी बॉन्ड टूट सकता है। अरे भाई, कोई एक बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, हर एक, मान लीजिए कोई बॉन्ड है तो हर एक एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें कंट्रीब्यूट करता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कोई भी बॉन्ड बनता है तो हर एक एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अब इस बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है तो कितने तरीकों से टूट सकता है बताइए। मान लीजिए बिजनेस एक चलाना था, दो दोस्त थे, दोनों ने एक एक रुपए अपने डाले, बिजनेस चलने शुरू हो गया। मान लीजिए 500 साल पहले की कहानी थी, तो 1 रुपए का बहुत महत्व है। तो ये बिजनेस मान लीजिए नहीं चला, तो भाई साहब उन्होंने बोला कि चलिए अब बिजनेस वापस करते हैं। तो दो तरीकों से ये बॉन्ड टूटेगा, बिजनेस खत्म होगा। पहला तरीका ये होगा कि जिसने जो अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस लेके भाग जाएं। भाई साहब अब तुम अपना समीटो और हम अपना समीटते हैं, यही ना हो सकता है भाई, तुम अपना समीटो और हम अपना समीटते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए। ए ने कहा कि हम जैसे थे वैसे पे आ गए और बी ने कहा हम जैसे थे ऐसे, एकदम सीधा साधा, दोनों एकदम बढ़िया मित्र थे। अरे भैया नहीं चल, आप अपना समेटे हम अपना समेटते हैं, काम खत्म। तो ये जो बन के तैयार हुआ, क्या इसमें कोई चार्ज है क्या? नहीं, ये जैसा था वैसा ही हुआ क्या? हाँ, तो इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो जो चीजें आपको क्लास 8 से समझ में नहीं आती थी, ये रेडिकल शब्द क्या है यहां पे क्लियर कर लो यार। किसी भी एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो उसे हम रेडिकल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, और बताइए, सुनने में आनंद आ रहा है? और बताइए, मैंने बोला कि क्या इसमें मुझे ये जानने की जरूरत पड़ी कि इन दोनों एटम के क्या नेचर हैं? अरे भैया, अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना हुआ तो क्या मुझे ये जानने की जरूरत पड़ी कि इन दोनों एटम्स के नेचर क्या हैं? आगे आपको समझ में आएगा, इसमें मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसमें सिंपली मैंने जो दिया था उसे वापस कर दिया। इस टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग को, इस टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड
फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज भी आप इसे बोल सकते हैं। फिजन का मतलब टूटना। दूसरा एक प्रकार होता है, दो प्रकार, एक और दूसरा होता है हेट्रोटाइपिक। हेट्रोलिटिक भाई, टाइपिक नहीं, हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये क्या चीज है? इसमें क्या हुआ कि ए और बी एटम है, इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसमें एक है रंगबाज आदमी, दबदबा बनाने वाला। बॉन्ड जब टूटा तो इसमें क्या हुआ? अरे भैया यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने साइन बनाया इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और अगर वो साइन ऐसा हो गया यानी दो इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एक रंगबाज आदमी होता है, ये क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही चाहता है, कह रहे भैया ये सामने वाला थोड़ा बिजनेस में वो शार्क टैंक आप देखते हैं ना, तो ये शार्क टाइप का, इसने बोला अरे सारा मान लपेट लो इससे का, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता है। तब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अगर बी की बात करूं तो इसके पास थे कितने पहले? एक, अब आ कितने गए? दो। इसके पास चार्ज कितना होगा? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसके पास ओरिजिनली एक ही इलेक्ट्रॉन था, आ कितना गया? दो आ गए। कितना का बढ़ोतरी हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया है, हां या ना? इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, आपको ये ऐसा दिखता होगा। ए की बात करें तो ए के पास कितना था? पहले एक ही था, हमने बोला यस। ए के पास कितना था? पहले एक ही था। अब कितने हैं? एक भी नहीं है, जो था वो भी चला गया, तो उसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? और इसी चीज को मेरे दोस्त आप पढ़ते हैं आयंस के नाम से, इसी चीज को मेरे दोस्त आप पढ़ते हैं आयंस के नाम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार मोटा मोटी डेफिनेशन देख लीजिए, मोटा मोटी डेफिनेशन देख लीजिए कि इन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक जब बॉन्ड फिजन होता है तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अपने अपने एटम्स के पास, मेकिंग फ्री रेडिकल, मेकिंग फ्री रेडिकल। लेकिन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां पर देखना, वो ट्रांसफर हो जाता है किसी एक एटम के पास। अब यहां पर बात आएगी कि ये एटम पे ट्रांसफर क्यों हुआ? भाई बी पे ही क्यों हुआ, ए पे क्यों नहीं हुआ? तो यहां पर एक कंडीशन आ जाती है। क्या आप ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से बड़ा होना चाहिए? तभी तो भाई साहब खींच पाएगा। रंगबाज होगा तभी तो दोनों अपने तरफ ले पाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर कंडीशन आ गया। लेकिन ऐसा कंडीशन यहां पर कहीं नहीं था। इसके ऊपर लास्ट में क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, और आप ध्यान दे दीजिएगा, वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी का है वो ए से ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई नेचर की जरूरत नहीं है। मुझे यहां पर नेचर बताने की जरूरत पड़ी, लेकिन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में मुझे इनकी नेचर जानने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे थे वैसे आ गए। तो जैसे कि फौज में जैसे थे कहा जाता है, तो वो चीज यहां पर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग क्लीवेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ा जाए, मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं कि एसिड क्या होते हैं। मैं आपसे पहले तो एक और चीज क्लियर कर लीजिए, एकदम बेसिक से जाने वाले हैं। जिसने भाई साहब पूरा बगैती काटा है पूरे साल, वो थोड़ा ध्यान दे, वो भी समझ सकता है। अभी भी समय है, अभी भी समय है। बताइए कि HCl का सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं। भाई साहब ये जिसने कह दिया तो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन आप बहुत ही महानुभाव हैं। क्योंकि भाई साहब आपने देखा कि यार NaCl तो ऐसा होता है प्लस और माइनस, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा इस प्रकार से होगा, माफ करिएगा।
फिर मैंने इसको देखा और फिर मैंने इसको देखा। मैंने बोला कि यार क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से क्लोरीन के चलते सरक जाते हैं, उसी चलते इसके पास थोड़ा सा डाइपोल, यहां पर डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पर ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, इसके ऊपर पोल्स बन जाते हैं। पोल्स का मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दो अपोजिट पोल्स, वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव दो अपोजिट पोल्स बन गए हैं, इसलिए इसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए। मैंने आपसे एक जनरल सवाल पूछा, सही कौन सा था, बीच वाला। मैंने आपसे एक जनरल सवाल पूछा, यार एसिड क्या होते हैं? आपने बोला जो H+ देते हैं। एसिड वही होते हैं जो H+ देते हैं। गलत बात, गलत बात। मान लीजिए, कैसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए केस हुआ, कोई एक बंदा है जिसका नाम जो है वो मान लेते हैं, उसका नाम ओम मान लेते हैं। ओम, कोई एक बंदा है ओम, ठीक है। तो ओम जो है वो रास्ते में जा रहा था, उसके बगली में 2000 का नोट था, गुलाबी गुलाबी एकदम, बहुत सही। अब उस ओम को एसिड मान लीजिए, एकदम एसिड आदमी है वो, मेरा एक दोस्त है ओम, ठीक है, तो एसिड है वो मान लीजिए। अब उसके पास 2000 के नोट हैं। अब हमें पता है, हम उसके दोस्त हैं, हमें पता है कि भाई साहब 2000 का नोट है, आए तो हम पार्टी करते हैं। वो आ रहा है रास्ते से। अब चौराहे से जब वो गुजर रहा था तो दो लोग मिले, दो लोगों ने मिला और दे दबोचा और 2000 का नोट उससे छीन लिया। ओम ने देखा, भाई साहब ज्यादा लोगों ने देखा तो नहीं, उसने कॉलर सरकाया और चुपचाप हॉस्टल में आ गया। हम उसका इंतजार कर रहे थे, हमने पूछा कि भाई पार्टी करा दे, पैसे हैं तेरे पास? उसने बोला कि यार देखो यार, मैं रास्ते से जब गुजर रहा था तो मुझे दो जरूरतमंद दिखे, उनको मैंने H+ दे दिया। बोलो हाँ या ना। अबे छीना जाता है, देता कोई नहीं है। याद रखना कि H+ आपको छीनना पड़ता है। कि आप जानना चाहेंगे कि वो दो बदमाश कौन है, किसने छीना? तो जी हां, आ चुका है आपके सामने जल। सुना है आपने जल? जल। एक दिन मैं रास्ते से टहल रहा था तो जल से मुलाकात हुई, तो जल ने चरण स्पर्श के, मैंने बोला खुश रहो। तो क्या कर रहे हो आजकल? उसने बोला कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो कैसा समाज सेवा कर रहे हो? देखिए, उसने बोला कि जल कुछ इस प्रकार सा होता है। मैं मुझे क्या कर रहे हो? उसने बोला समाज सेवा करते हैं। तो ऑक्सीजन ने कहा कि हम पॉजिटिव वालों को स्टेबलाइज करते हैं, हम पॉजिटिव वालों को स्टेबलाइज करते हैं। बोला अच्छा, कैसे करते हो स्टेबलाइज? तो वो बोलता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में जब कोई भी पॉजिटिव एटम आ जाता है तो हम उसे घेर लेते हैं, हम उसे घेर लेते हैं। बोलो हाँ या ना। हम उसे घेर लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि यार घेर लेते होंगे तो ये तो घबरा जाता होगा, घबरा जाता होगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। हमने बोला कि यार कैसे करते हो समाज सेवा को, आपको प्रेरणा कहां से मिली? हमने बोला कि प्रकृति से। अरे प्रकृति से प्रेरणा मिल रही है? ध्यान दीजिए यहां पर। हाँ, उसने बोला हमारे पास दो पोल होते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते इसके पास दो पोल होते हैं जो कि है डाइपोल। भाई साहब इसके पास डेल्टा नेगेटिव, इसके पास हल्का पॉजिटिव। अरे भैया इसके पास क्या है? डाइपोल। अब इस डाइपोल के चलते जब कोई भी पॉजिटिव एटम इसके पास आता है, इसके क्षेत्र में आते हैं, तो ऑक्सीजन वाले इस तरीके से इसको घेर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा, ये तो घबरा जाता होगा यार। नहीं, इसे अच्छा फील होता है। मैंने पूछा आपको लगेगा कि यार जब पॉजिटिव वालों को घेर लेते होंगे तो घबरा जाता होगा? नहीं, इसे अच्छा लगता है। अरे यार पॉजिटिव वाले को नेगेटिव घेरेगा तो अच्छा लगेगा या बुरा? अच्छा ही लगेगा ना। आपको अपोजिट पोल वाले समझ रहे होंगे, कोई घेर ले तो आपको अच्छा लगेगा। एकदम वही बात है यहां पर भी। मैंने कहा कि अगर नेगेटिव वाले आ जाएंगे तब तो भाई साहब इसका बैंड बन जाता होगा। नहीं। फिर हाइड्रोजन ने कहा अरे सर हम भी तो हैं। हमने बोला कि जब कोई नेगेटिव वाला आता है, जब कोई नेगेटिव वाला आते हैं तो हम दोनों हाथों से उसे गले लगा लेते हैं, हम दोनों हाथों से उसे गले लगाते हैं। यानी किसी भी एटम को, किसी भी आयन को लाखों वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो, उसे मैं पानी में डालता हूं तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, वो घुल जाता है। उसीलिए पानी जो है वो पोलर होता है, यानी इसके पास पोल हैं। और ये सॉल्वेंट, इसे हम यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट कहते हैं।
पानी का एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बहुत तगड़ा चीज़ है इसके बारे में, जल का। अब देखिए, एक बार क्या हो रहा था, मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था। तो मॉर्निंग वॉक में तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती लगती है, अच्छा भी फील होता है और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो एक दिन मैं निकल रहा था तो मुझे HCL जो है वो अपने घर के सामने न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ बैठा हुआ मुझे दिखा। तो उसने मुझे देखा लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मैंने बोला अच्छा गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे क्या, आते हैं मज़ा लेते हैं आपका। तो हम मज़ा लेने के उद्देश्य से उसके पास गए। तो हमने बोला कि और क्या चल रहा है, तो उसने बोला अरे आप कैसे हैं आप सर, गुड मॉर्निंग। तो मैं बोला अच्छा नौटंकी कर रहा है। हमने बोला अब मज़ा लेंगे इसका। हमने बोला जानते हो एक बात, तो बोला नहीं, सरकार ने तुमको एसिड मानने से इंकार कर दिया है, गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से इंकार कर दिया है। अब आपने किसी के आइडेंटिटी पर सवाल लगा दिए, घबरा जाएगा भाई, ये पागल हो गया। इसने बोला ऐसे नहीं हो सकता सर। ये दौड़ के गया और आगे एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी था, HCL इस गड्ढे में गिर गया। HCL इस गड्ढे में गिर गया। अब ध्यान देना, अब पानी के मॉलिक्यूल्स ने देखा अरे शिकार आ गया, उसने व्हाट्सएप कर दिया सबको, तैयार हो शिकार आ रहा है। तो यहां पर HCL मॉलिक्यूल है, यहां पर पानी है और यहां पर HCL मॉलिक्यूल इसके अंदर आ चुका है, पूरा पानी से भरा हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो HCL है इसके पास डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव होता है। मैंने बोला वेरी गुड, मैंने बोला वेरी गुड, आपने एकदम सही पढ़ा है। तो यहां पर हम बात करके आए हैं कि कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेता है। तो इसे जो है वो हाइड्रोजन अपने दोनों हाथों से गले लगा लेंगे और इसे जो है ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को दोनों हाथों से गले लगा लेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, देखो यार ऑक्सीजन, यहां पर मैं आपको दर्शा रहा हूं, ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव है और हाइड्रोजन इस प्रकार से, और यहां पर जो है वो हाइड्रोजन आएंगे और ऑक्सीजन यहां पर होगा, इसके पास डेल पॉजिटिव है। समझ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन लेके खींच रहा है, अपने तरफ बोला रहा है आजा आजा, और नेगेटिव वाले को हाइड्रोजन अपने तरफ खींच रहा है, बोल रहा है आजा आजा। अब आप समझ सकते हैं दोनों तरफ से इसे खींचा जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को दोनों तरफ से खींचा जाएगा। तो खींचने के समय पीछे वाला बोल रहा है कि अरे सर बड़ा दर्द होता होगा, बड़ा दर्द होता होगा, हम आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन व्हाट हाइड्रोक्लोराइड विल फील। तो उसे खींचा जाएगा। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये बॉन्ड वीक होगा? अगर इन दोनों ओर से हाइड्रोजन और क्लोरीन को खींचा जाएगा तो ये बॉन्ड वीक होगा, और अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो क्या आप मानते हैं कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि बॉन्ड वीक हो रहा है, इसकी तरफ ज्यादा नेगेटिव, इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा चार्ज बढ़ेगी उतने ज्यादा और मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आएंगे, और एट द एंड ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों बिछड़ जाएंगे भाई साहब। इसीलिए HCL ने पानी के अंदर अपने H+ मॉलिक्यूल्स को, अपना H मॉलिक्यूल नहीं, H+ आयन रिलीज किया, कहने के लिए ये कहता है ये दो जरूरतमंद दिखे थे, हमने उसे H+ दे दिया, लेकिन वास्तव में उसे छीना जाता है। छीनने वाले का नाम पोलर सॉल्वेंट, कौन? पानी। यानी हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि HCL इज एन एसिड इन वाटर, जल के अंदर ये एक एसिड है। मैंने उसे झूठ बोला था भाई साहब, इसे झूठ बोला था ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज हो रहा है। फिर मैंने बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, तुम अभी भी एसिड हो, क्योंकि तुमने यहां पर दिखा दिया, तुमने छलांग लगा के दिखा दिया और तुमने H+ अपना दे दिया। तो HCL पानी में एक एसिड है। अब आप बोलेंगे यार ये स्टेटमेंट मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है, आपने इन वाटर लिखा है, मतलब ये कहना चाहता हूं मैं, इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने CCl4 लिया है, यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया है। तो अगर आपने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। कुछ इस प्रकार से होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ इस प्रकार से होता है, तो सिमेट्रिकली टूट जाता है। आप डाइपोल थोड़ा सा पढ़ते होंगे, वेक्टर्स इस तरीके से दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहां पर इसका जो डिबाई होता है वो 0 आ जाता है, यानी एक नॉन पोलर है। अब ये एक नॉन पोलर है, ध्यान देना, ये एक नॉन पोलर है। अब HCL ने कहा कि मैं आ रहा हूं, HCL यहां पर मस्त आया, Cl4 ने देखा ये कौन, उसने बोला भाड़ में जाए। भाई साहब
HCl रोज बोल रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, HCCL बोला भाड़ में जाओ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये है नॉन पोलर, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए HCl इज नॉट एन एसिड इन CCl4, बट HCl वाटर में एसिड है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो ये काम कर रहा है, कौन सा काम? तोड़ने वाला काम। तोड़ने वाला काम मतलब H+ उससे निकाल देगा, जो H+ दे दिया वो एसिड, जिससे H+ ही लिया वो एसिड। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक जनरल चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर। मान लीजिए मेरे पास कोई बॉन्ड बन रहा है A और B, मेरा वीडियो चल रहा होगा, हाँ चल रहा है, तो A और B बॉन्ड है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट, मज़ा आएगा आपको, सुनिएगा थोड़ा। देखिए भाई, जो NaCl है, जो NaCl है उसके साथ भी वही चीज़ होता है। देखो यार, आप सॉलिड स्टेट्स में आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे यार कि जो Na+ होता है, एक Na का जो आयन है वो 6 क्लोरीन के आयन से, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन के आयन से, क्लोरीन आयन से जो है वो घिरा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक एक शेप होता है इसका भाई, क्रिस्टलाइन शेप होता है ना। आयन का ये तो पढ़ा होगा कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं, तो उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है कि एक जो आयन है Na+ का वो 6 क्लोरीन के आयन से, और एक क्लोरीन आयन जो है वो 6 सोडियम के आयन से, वो 6 सोडियम के आयन से कनेक्टेड होता है। क्या आप सोच पा रहे हैं? दिमाग चकराया या नहीं चकराया? अब ध्यान देना। अब मजेदार चीज मैंने कहीं ये पढ़ा था, इंटरनेट पे, भाई साहब कुछ भी पढ़ लेते हैं आप, तो वहां पर मैंने पढ़ा था कि एक NaCl मॉलिक्यूल को, एक NaCl कंपाउंड को अगर आपको तोड़ना है, मतलब आप चाहते हैं कि भाई पानी में डालकर मैं ऐसे तोड़ूं, इसे लेकर सेपरेट आउट करूं, तो न्यूयॉर्क सिटी में पूरे दिन में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, पूरे बिजली की इलेक्ट्रिसिटी, पूरी एनर्जी में इसे दूंगा, तब ये जाके टूटता है। आप समझ पा रहे होंगे, फील कर पाएंगे गहराई को कि कितना स्ट्रांगली ये बॉन्डेड है एक दूसरे से। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि जल का कितना इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हैं कि जल जो आप इतना इसे हल्के में लेते थे, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बंधे हुए हैं, उस मॉलिक्यूल को तोड़ देता है घेर के। मैंने बताया था, बहुत एक्सप्लेन किया भाई, Cl O नेगेटिव H पॉजिटिव जो है, डेल नेगेटिव, वो कैसे घेर रहे हैं। सोच पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए पीछे वाले ने बोला कि अल्कोहल भी क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के बदले? हमने बोला यस, अल्कोहल का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पीछे ने बोला कि ना, अल्कोहल को कम ही वेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट में उसे वेस्ट ना करें, उसे कहीं और इस्तेमाल किया जाए। एकदम अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई बॉन्ड है भाई, ये कोई बॉन्ड है, इसको मुझे तोड़ना है। तो याद रखना मेरे दोस्त, ध्यान में रखना कि जो बॉन्ड होते हैं वो जब टूटता है, सबसे पहला जो हम एनर्जी देंगे तो उससे वो रेडिकल्स में टूटता है। कई लोग समझते हैं भाई साहब एक ही बार में टूट के वो हो जाएगा। ना 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 ना, कोई भी बॉन्ड पहले टूटेगा तो वो रेडिकल्स में टूटेगा, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। याद रखना, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। उसके बाद एक हम एनर्जी से देंगे E2, जिसके चलते ये आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में बदल जाएगा। मुझे इसको तोड़ना है भाई, अलग अलग करना है, इसको बिछाड़ देना है। पीछे वाले ने कहा कि नहीं सर, ऐसे बिछड़ने की बात ना करिए, बड़ा दुख होता है। फिर B को हम कुछ एनर्जी देंगे, मान लीजिए E3, तो इससे ये आयोनाइज हो जाएगा B नेगेटिव में। B आयोनाइज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। आप बोलेंगे हो गया, नहीं,
अभी भी एक और एनर्जी मुझे देना होगा। आपने बोला क्यों? क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव, इसके पास है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अभी रिश्ता कायम है क्योंकि अट्रैक्शन है एक दूसरे के बीच में। तो उस अट्रैक्शन को भी हम तोड़ेंगे, एकदम तोड़ेंगे। यहां पर E4 देंगे और इस E4 में उसके बाद भाई साहब इन दोनों के बीच में एकदम खत्म रिश्ता, सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म, नो मोर कॉन्टेक्ट्स, घोस्टिंग हो चुका है यहां पर। तो कुछ इस प्रकार से होता है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है? तो आप खड़ाखड़ बताएंगे कि ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कई लोग इसे बोलते हैं। मैंने पूछा ये कौन सी एनर्जी है? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कहां पढ़ेंगे? ये हम केमिकल बॉन्डिंग में या फिर पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ये चीज हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये चीज आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है, शायद पढ़ लिया होगा। अब ये जो एनर्जी देंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, याद दिलाता हूं मैं आपको, याद दिलाता हूं। किसी भी आयन को लेकर जब हम एक बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाना नहीं होता, एक दूसरे के पास ला दिए, नेगेटिव बोल देंगे अपने आप, वो प्रकृति का खेल है जी, वो प्रकृति का खेल है, अट्रैक्शन तो प्रकृति का खेल है। अरे हाँ, तो जो बॉन्ड वो बनाएंगे, तो जब भी एक बॉन्ड बनेगा, बेसिकली बॉन्ड नहीं बनता, वो बंध जाते हैं अट्रैक्शन के चलते। तो जब वो बंधेंगे तो भाई साहब जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब कोई बॉन्ड बनेगा तो वो स्टेबल होना चाहिए, और जब कोई स्टेबिलिटी की बात करें तो उसका मतलब होता है कि एनर्जी कम, यानी वो एनर्जी रिलीज करेगा। और उस जो एनर्जी रिलीज करता है, दो आयन जब मिलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते, तो जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं उस एनर्जी को मैं लैटिस एनर्जी बोलता हूं। पीछे वाले ने कहा कि यहां पर मिल नहीं रहे हैं सर, यहां पर तो आप बिछड़ने की बात कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं आप। अरे ध्यान दो, ध्यान देना थोड़ा सा। जब किसी आयन को लेकर मैंने मिलाया तो बॉन्ड बना, तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी, उसी रिलीज हुई एनर्जी को मैं इस बॉन्ड के अंदर फिर से डाल दूं, इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर फिर से डाल दूं, बिछड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। मैंने बोला यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीछे वाले ने कहा कि E1 से आपको खतरा हो रहा है क्या? E1 से आप डर रहे हैं क्या? पता नहीं है क्या? पढ़ के नहीं आए हैं क्या? बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बताना भाई, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे लगाइए प्रेशर। क्या लगता है आपको? किसने कहा कि बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी आई वो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बनाने से पहले जो एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी? ध्यान दें, किसी ने कहा कि बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी आई वो बॉन्ड एनर्जी। गलत। क्यों गलत? क्योंकि भाई कि बॉन्ड को एक ही तरीके से नहीं बना सकते, बॉन्ड को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी ने कहा कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी आई वो बॉन्ड एनर्जी, वो भी पूरी सही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो दो तरीकों से तोड़ सकता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, दोनों में अलग अलग तरीके से एनर्जी होंगी भाई, दोनों में अलग अलग एनर्जी निकलेगी। तो बॉन्ड एनर्जी सबके लिए अलग थोड़ी होगा, एक स्टेबल, एक फिक्स जो चीज वैल्यू होनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी होता क्या है? बॉन्ड एनर्जी होता क्या है, ध्यान देना। मान लीजिए मेरे पास CH4 है, इसको मुझे तोड़ना है, तो मैंने एक एनर्जी E1 डैश दिया, तो ये टूट गया। इसमें से मतलब एक CH बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, तो CH3 प्लस हाइड्रोजन में एक एनर्जी मैंने इसको दिया, एक एनर्जी मैंने इसको दिया, ठीक है। मैंने बोले यार अब आपके पास CH3 है, मैंने इसमें एनर्जी 2 दिया, E2 दिया, E2 डैश, तो ये CH2 प्लस H में टूटा। मैंने CH2 को E3 दिया, मान लीजिए E3 डैश, तो ये CH और हाइड्रोजन में टूटा। मैंने CH को एक एनर्जी दिया E4 डैश, तो ये C प्लस H में टूटा। भाई साहब इसमें मैंने E1 दिया, इसमें मैंने E2 दिया, इसमें मैंने E3 दिया, इसमें मैंने E4 दिया। तो ये जो एनर्जी मैं दे रहा हूं किसी भी बॉन्डेड एटम को तोड़ने के लिए, जो मैं एनर्जी दे रहा हूं उस एनर्जी को मैं कहता हूं बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या ये बात पत्थर की लकीर बन चुकी है? फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? किसी भी बॉन्डेड एटम को या फिर किसी भी कंपाउंड को एक बार तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश, E4 डैश ये चारों अलग होंगे, इन चारों की अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो आप कहेंगे हाँ। तो आप कहेंगे हाँ यार, क्योंकि CH4 में तोड़ने में, CH4 को तोड़ने में अलग एनर्जी लगेगी, CH3 को तोड़ने में अलग एनर्जी लगेगी। इनकी जो वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी, वो सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अलग अलग एटम्स को भी तो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को भी तो आप तोड़ रहे हैं। हाँ, अलग सॉरी कंपाउंड्स को भी तो आप तोड़ रहे हैं। मैंने बोला यस। तो यार बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी क्या है? तो भाई आपसे अगर कोई बोले कि भाई मीथेन के एक CH बॉन्ड को तोड़ने में मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मुझे मिनिमम कितना एनर्जी देना होगा CH4 के एक CH बॉन्ड को तोड़ने में, तो आप क्या बोलेंगे? E1, E2 डैश, E3 डैश, E4 डैश? नहीं, अरे भैया ऐसे पागल मत बनाइए, इलॉजिकल हो गई ये बात। मुझे एक ही एनर्जी चाहिए। तो उस एवरेज एनर्जी को मैं कहता हूं बॉन्ड एनर्जी। मतलब E1 डैश प्लस E2 डैश प्लस E3 डैश प्लस E4 डैश को अगर मैं एवरेज ले लूं तो वो मेरे लिए बॉन्ड एनर्जी आता है, वो मेरे लिए बॉन्ड एनर्जी आता है, वो मेरे लिए भाई साहब बॉन्ड एनर्जी आता है। फिर से समझाइए, ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही। बॉन्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, is the minimum amount of energy required to break a bond। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी में किसी बॉन्ड में कितना लगाऊं कि वो बॉन्ड टूट जाए, वो बॉन्ड एनर्जी होगा। अब इस मिनिमम शब्द के इस्तेमाल से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं होमोलिटिक वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई किसी भी बॉन्ड को जब आप तोड़ते हैं तो वो सबसे पहले होमोलिटिक फिजन होगा, पहले वो रेडिकल्स में टूटेगा, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं और एक एवरेज केस की बात कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड एनर्जी हो गई। आगे से आपसे कोई पूछे तो ये पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। मतलब भाई अगर मुझसे कोई बोले कि टोटल एनर्जी किसी भी कंपाउंड को के बॉन्ड को तोड़ने में कितना लगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इन सबको मैं जोड़ूंगा। इसका मतलब कई लोग नहीं समझ पाते हैं, अभी भी नहीं समझ पाते, मैं अभी भी क्लियर कराऊंगा। पीछे वाले आपको नहीं समझ में आया ना, देखिए अब क्लियर होगा ये चीज। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, जो भी कंफ्यूजन दिमाग में आए, कितना भी सिली हो जाए, सिली तो कोई होता ही नहीं है ये चीज, बस पेपर पेन लेकर बैठिए, आपको ये चीज क्लियर होगा कि मुश्किल से आपके पास 15 से 14 ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कभी क्लियर नहीं होती, और वहीं जो 15 से 14 जो चीजें हैं वो क्लियर ना होने के चलते आप बार बार वहीं गलती करते हैं, और उस गलती को पेपर में ना जाके करने के लिए आप यहीं पर वो गलती करते तो वो बढ़िया रहेगा, और उस गलती से सीखिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास अरे यार क्या बात है, मान लीजिए मेरे पास HCl है, क्या बात है, मेरे पास HCl है, ठीक है। इसको जब मैं एक एनर्जी दूंगा, जब मैं इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रहा हूं इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर मैं इसे पानी में ना डालूं, भाई साहब इसे मैंने पानी में डाल दिया तो आपने देखा कि HCl को 2 झापड़ मारकर पानी ने, भाई साहब झापड़ नहीं मारे हैं, मुझे मैंने बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किया भाई वहीं पे, जब ये पानी में कूदा तो ऑक्सीजन ने से घेरा, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को घेरा, तो इस प्रकार से हो रहा है। तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा। भाई साहब पानी में क्या होगा, H प्लस वालों को इस प्रकार से, H प्लस जो इसमें से निकला उस प्रकार से ऑक्सीजन इस प्रकार से घेर रहा है, और क्लोरीन जो इस तरीके से निकला हुआ है उसे जो है वो H प्लस घेर रखा है, H प्लस ने घेर रखा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी शायद, ये बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। लेकिन इसे मान लीजिए मैंने पानी में ना डाला, नॉर्मली मैं इसे तोड़ना चाहता हूं, मैं एनर्जी इसमें दे रहा हूं, इसमें एनर्जी दे रहा हूं, तो जो मैं पहली एनर्जी E1 में दूंगा जो कि बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लीजिए भाई साहब,
बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, डाई एटॉमिक कंपाउंड्स की बात करें, तो वो सेम रहता है। कैसे? क्यों? अरे भाई मान लीजिए हाइड्रोजन को मुझे तोड़ना है, HH को तोड़ना है, तो जो मैं एनर्जी दूंगा इन दोनों को अलग करने के लिए, जो मैं एनर्जी दूंगा इन दोनों को अलग करने के लिए, वो जो E1 होगा वो बॉन्ड एनर्जी भी हो सकता है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों सेम है भाई। क्योंकि अगर मैं 1 का एवरेज लूं तो वो वही चीज आएगा ना यार, इसका एवरेज क्या होगा? वही होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको जब मैं एनर्जी दूंगा तोड़ने के लिए, तो ये H और Cl में ही टूटता है, यानी ये फ्री रेडिकल्स में ही टूटते हैं। बीच वाले ने कहा कि आपने पिछले बार डॉट बनाया था, अरे भाई बना ले, आप डॉट बनाइए या ना बनाइए, बात तो बराबर है, यानी ये फ्री रेडिकल्स में ही टूटेगा। क्या ये बात अब थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है? फ्री रेडिकल में ही टूटेगा। आप अगर उसे तोड़ना चाहें तो सबसे पहले जो एनर्जी आप उसे देंगे वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी कह लीजिए, तो फ्री रेडिकल्स में ही टूटता है। लोगों के बीच में यह भ्रम होता है कि भाई ये टूटेगा तो H+ और Cl- में ही टूटेगा। नहीं यार, कैसे आप तोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब दो चीजें हमने देखी, दो प्रकार से कोई बॉन्ड टूट सकते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है, कहानी वहीं पे खत्म भी होगी, थोड़ी देर में खत्म हो रहा है। क्या हमने देखा कि बॉन्ड दो प्रकार से टूटेगा, या तो फ्री रेडिकल्स में टूट जाएगा, या तो पानी में आपने डाल दिया, या फिर हाँ अल्कोहल, आपकी फेवरेट चीज, हम समझ जाते हैं, अल्कोहल का नाम आने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्मूथ समझ में आता है। तो ऐसे टूटेगा, तो वो आयंस में टूटेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। क्या एग्जांपल्स हैं? क्या एग्जांपल्स हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, उससे पहले एक और चीज, मान लीजिए मुझे अगर हेट्रो, वही जो चीज मैंने बोला वही मैं अब लिख रहा हूं, अगर मुझे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराना है या फिर क्लीवेज कराना है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन अगर मुझे कराना है, तो मुझे पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा? तो आपका जवाब आएगा कि भाई साहब पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा। पीछे वाले ने कहा कि ये क्या बात हुई, समझाओगे नहीं? क्या आज समझाएंगे ना। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? जो हमने पानी की बात करी यार, जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब मुझे आयंस बना के दे देना, मैंने बताया था कि आयंस में बदल जा रहे हैं, एक पूरा लेके भाग जाएगा, एक के पास नेगेटिव एक के पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो हो गया, पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा। लेकिन अगर मुझे होमोलिटिक क्लीवेज चाहिए, अगर मुझे होमोलिटिक क्लीवेज चाहिए, तो उसके लिए क्या मुझे पोलर सॉल्वेंट चाहिए? देखो वास्तव में बात करें तो इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं होती, पोलर भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, नॉन पोलर भी ले सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर है कि मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं, बात वही है कि मान लीजिए आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही स्ट्रांग है और सामने वाले से आपकी कंपटीशन हो रही है जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है, तो आप कौन से उसे लड़ना चाहेंगे, कौन से सब्जेक्ट से उसे लड़ेंगे? जाहिर सी बात है आप मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट से लड़ेंगे, क्योंकि आपको उसे हराना है। तो बात वही है, स्ट्रांग तो ये पोलर नॉन पोलर दोनों से ही ये काम कर जाएगा, लेकिन मुझे गलती से भी आयंस नहीं बनवाने हैं, क्योंकि अगर आयंस बन गए तो वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए मुझे नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं गैस फेज से इसे गुजार दीजिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं करूंगा आपसे, उससे क्लियर हो जाएगी चीज, इसे नोट कर लेना था, ठीक है। एग्जांपल क्लोरीन मान लीजिए भाई, अगर इसको, भाई साहब आपने नोमेनक्लेचर थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है, नोमेनक्लेचर अगर आपने पढ़ा होगा तभी जीओसी के लिए आप कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर मैंने इसे पानी में डाल दिया, डेल्टा मतलब हीट होता है, पानी में डाल के थोड़ा गर्म कर रहा हूँ, तो भाई साहब ये टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब ये टूटेगा तो क्लोरीन नेगेटिव में टूटेगा और ये जो चीज़ है इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये बात आप मानने के लिए तैयार हैं? ये टूट चुका है, ये जो है वो टूट चुका है। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं करूं इसकी, मान लीजिए इसको मैंने हीट किया, इसमें मैं एनर्जी दे रहा हूं, पानी में नहीं डाला है, तो ये क्या नेगेटिव में टूटेगा? बोलो, नहीं टूटेगा भाई, ये रेडिकल्स में टूटेगा। रेडिकल्स मतलब नॉर्मल एटम्स में टूटेगा।
नॉर्मल एटम्स में टूटेगा। तो ये कौन सा फिजन हुआ? होमोलिटिक फिजन। ये कौन सा फिजन हुआ? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मान लीजिए आयोडीन है आपके पास, इसको मैंने आपकी फेवरेट चीज, समझ गए होंगे, समझदार के लिए काफी है इशारा, वरना मैं बताऊंगा दोबारा। तो यहां पर ROH आपकी फेवरेट चीज अल्कोहल, तो अगर मैं इसके प्रति से गुजारूं तो ये फिर से टूटेगा। फिर से क्या टूटेगा? टूटेगा कुछ इस प्रकार से, इसके पास पॉजिटिव आएगा और इसके पास जो आयोडीन है इसके पास नेगेटिव आएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये कौन सा क्लीवेज होगा? ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाले से घेरेंगे, पॉजिटिव वाले से घेरेंगे, पॉजिटिव वाले से घेरेंगे, नेगेटिव वाले से घेरेंगे, इसे छीन लेंगे तो ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। एक और चीज मैं लास्ट में आपको कराना चाहता हूँ, एक होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको, ध्यान देना भाई। मैं अगर बात कर रहा हूँ CH3 पॉजिटिव वाले की, फिर मैं बात करूंगा CH3 नेगेटिव वाले की, इसकी आप बात करेंगे, और CH3 एक नॉर्मल डॉट की बात करेंगे। मैंने बोला कि यार इसकी वैलेंसी क्या है? मैंने बोला ये ट्राई वैलेंट है। क्या ये बात मानेंगे आप? 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो ट्राई वैलेंट है। मैंने बोला हाँ। ये हाईली स्टेबल है या ये हाईली अनस्टेबल है? ये हाईली अनस्टेबल है। ये है हाईली अनस्टेबल। क्या है? हाईली अनस्टेबल पॉजिटिव है, इसको तड़प है, जिसको भी तड़प है वो कभी भी महान नहीं बन सकता वो हाईली अनस्टेबल ही रहेगा। हाईली अनस्टेबल यानी भड़काऊ होगा, हाँ या ना? कोई चीज़ अनस्टेबल है, किसी के पास बेरोजगारी है भाई साहब, बेरोजगारी है, स्टेबल नहीं है, उसको भड़काना सबसे आसान है। तो हाईली रिएक्टिव भी होगा। क्या होगा? हाईली रिएक्टिव भी होगा। फिर मैंने बात किया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैंने बोला यार कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के पास 3, 7 होने चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव यानी एक निकल गया, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका BP क्या होगा? इसका UP क्या होगा? इसका LP क्या होगा? ब्लड प्रेशर नापना है क्या सर? इसका ब्लड प्रेशर नापना? अरे नहीं यार। इसका बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 बॉन्ड बनाएगा यार, 3 बॉन्ड दिखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कोई रहेगा? 3 ही इसके पास 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 बॉन्ड पेयर हो गया। एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे भाई एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यार। अच्छे थे तो की और चीज दादा पूछते परिस ना की है। तो यहां पर हमारे बंगाल का भाषा बोला था ना, मजेदार है यार। तो यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 होंगे, लोन पेयर भी इसके पास 0 होगा। भाई कोई अनपेयर्ड है तो लोन पेयर कहां से आ जाएगा? तो यहीं पर आपने केमिकल बॉन्डिंग वाली चीज, जो कि आपका पाप होगा अगर आपको धड़कन ज्यादा तेज हो जाएगी, सफोकेशन बढ़ने लगेगा कि भाई साहब ये क्या पढ़ा दिया। ये कौन सा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होगा डाई मैग्नेटिक। ये होगा डाई मैग्नेटिक। हेलो, नजरें स्क्रीन पर बेहोश होकर गिरी है ना। डाई मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ? डाई मैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई भी अनपेयर नहीं है, इसके पास यूपी नहीं है। अरे भाई जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी को तो सर्च रहती है, उसी को तो तड़प रहती है, उसीलिए वो तो किसी के प्रति अट्रैक्ट होता है। समझ पा रहे हो भावना? और जिसके पास पेयरिंग है, पेयर्ड है, वो क्यों भाई किसी के प्रति रहे? अनपेयर्ड इसके पास 0 है, इसके पास अनपेयर्ड है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये अट्रैक्ट होगा। लेकिन इसके पास अनपेयर्ड 0 है इसकी तरह, तो ये हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। यहां पर हमने इसकी बात करी। आपका काम क्या रहेगा चाचा? आपका काम चाचा चाची ये लिखना और ये लिखना, और कमेंट कर दोगे तो भाई साहब मतलब मेरा जो दिल खुश हो जाएगा यार। मतलब अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं वो बड़ी बात है। कमेंट कर सकते हैं अगर बने हुए हैं तो, आशा तो कमी है, लेकिन बने हुए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि बने हुए हैं सर चाचा। और अगर आपने इसका आंसर लिख दिया इस प्रकार से कि या ट्राइवेलेंट है, क्या ये स्टेबल है, क्या ये रिएक्टिव है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स, 3 ही होंगे, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड, क्या इसके पास कोई लोन पेयर, क्या ये डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो भाई साहब
आपका कमेंट पिन भी हो जाएगा और संतुष्टि होगी कि हमारा पढ़ाया कहीं जा रहा है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान चैप्टर है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि चैन से सोने के लिए आपको जागना होगा और जागने का समय आ चुका है।